वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम के बाद नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था डिविजिबिलिटी थ्योरी, और बड़ा तो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन दिया था, प्रूव दैट रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ऑन द सेट जेड सेट ऑफ इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आप लोगों ने इसको दिखाना तो शुरू कर दिया। देखिए, पहली बात, जब भी आपसे कभी कहे कि कोई रिलेशन है तो पहले तो ध्यान से ये देखिए कि वो रिलेशन है क्या। तो यहाँ पे पहले टर्म देखिए, लिखा है डिविजिबिलिटी। सब्ट्रैक्शन होता तो लिखा रहता सब्ट्रैक्शन, जीसीडी होता तो लिखा रहता जीसीडी। जो भी रहता है यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट रहता है। जैसे कि जब हम क्लास पढ़ा रहे थे तो कुछ लोग, जैसे कि चांदनी ने भी ऐसे सॉल्व किया था, अंजू ने भी इस तरह से सॉल्व किया था, यहाँ पे लोगों ने माइनस लेकर के सॉल्व कर दिया था। इस बात को लोगों ने ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान देना होता है। दूसरी बात, अपना दायरा वहीं पे रखा जाता है जिस सेट में बात किया जाता है। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर में बात करेंगे। तो आप लोगों ने डिस्कशन के दौरान देखा था कि यहाँ पे सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही थी, इसीलिए इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं था। फिर आप लोगों ने डिवीजन एल्गोरिदम को देखा था, और कुछ लोगों ने यहाँ पे ये पूछा था कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए सी को डिवाइड कर रहा है, तो सर कैसे ए डिवाइड करेगा बी एक्स प्लस सी वाई को। लुक एट हियर, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है ना, तो बी के अंदर गारंटी है एक फैक्टर ऐसा होगा जिसमें ए भी मौजूद होगा, तभी तो इसको डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली अगर ए सी को डिवाइड कर रहा है तो सी के अंदर एक फैक्टर जरूर ऐसा होगा ना जो ए का होगा, तभी तो इसको डिवाइड कर रहा है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 6 को 2 डिवाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि जब आप 6 को फैक्टराइज करोगे ना, तो 6 के फैक्टर में गारंटी है कि अगर इसको 2 डिवाइड कर रहा है तो इसके फैक्टर में कौन मौजूद होगा? 2 मौजूद होगा, इसीलिए तो डिवाइड कर रहा है। तो ये बात हम बताना चाह रहे थे। ऐसे जब कह रहे हैं कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, मतलब बी के फैक्टर में ये पक्का मौजूद होगा, सी के फैक्टर में ये पक्का मौजूद होगा। तो जरा सोचिए कि जब बी एक्स प्लस सी वाई को डिवाइड कर रहा है तो बी के फैक्टर में ये मौजूद होगा, इसमें भी ये मौजूद होगा। तो उस ए को कॉमन ले लो इस पूरे में, तो पूरा कॉमन जब लोगे तो बाहर आ जाएगा, तो ए पक्का इसको डिवाइड कर देगा ना पूरे को, क्योंकि यहाँ पर ए है, एक फैक्टर ए है ना इसका, इसलिए डिवाइड कर देगा। चाहे आप एक्स वाई कोई भी इंटीजर यूज क्यों ना करिए, कोई प्रॉब्लम। तो आप लोगों ने डिवीजन एल्गोरिदम देखा था, और डिवीजन एल्गोरिदम का स्टेटमेंट और इसका प्रूफ आपने देखा था। एक बार ध्यान से आपने देख ही लिया था कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर किस तरह से लाई करता है, और आपने ये भी देखा था कि रिमाइंडर और कोसेंट यूनिक होते हैं। ठीक है। अच्छा, निकिता ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या ये होल नंबर का भी सेट हो सकता है? तो आप जरा सोचो, हमने जो आपको एक काउंटर एग्जांपल दिया था ना कि आप जरा डिवाइड करो 5 को जो है -36 से, 5 से -36 को अगर आप डिवाइड करो तो वहाँ पे कोसेंट क्या मिला था? निगेटिव मिला था। क्या निगेटिव होल नंबर होता है? नहीं, इसलिए वहाँ पे वैलिड नहीं है। एक्चुअली जो इंटरमीडिएट के बुक हैं उसमें इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, और आप अच्छे बुक को फॉलो करिए, वहाँ पे आपको सब कुछ ठीक से मिलेगा। तो हमेशा वहाँ पे इंटीजर ही होता है। जैसा हमने स्टेटमेंट लिख रखा है, आप उसको खूब ध्यान से स्टेटमेंट को देखिए। तो आज की क्लास में हम लोग नया आर्टिकल पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि कॉमन डिवाइजर क्या होता है। आप सभी लोग परिचित हैं कॉमन डिवाइजर से, कि अगर ए और बी कोई दो इंटीजर है और एक कॉमन सा नंबर आए जो दोनों को डिवाइड कर दे, एक सिंगल नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो कहेंगे सी जो है कॉमन डिवाइजर है ए और बी का। बहुत ही आसान सी बात है। जैसे आपको कहा जाए 4 और 6 का कॉमन डिवाइजर कौन होगा, तो 4 और 6 का 1 कॉमन डिवाइजर होगा, क्योंकि 1 4 को भी डिवाइड करता है और 1 6 को भी डिवाइड करता है। 2 भी दोनों का कॉमन डिवाइजर होगा, क्योंकि 2 4 को भी डिवाइड करता है और 2 6 को भी डिवाइड करता है। तो ऐसे कोई भी नंबर है ना
1 तो पक्का उसका कॉमन डिवाइजर बनना ही बनना है ना, और बाकी भी बनते हैं। तो कॉमन डिवाइजर सी को कहेंगे दो इंटीजर ए और बी का कॉमन डिवाइजर अगर सी ए को भी डिवाइड करे और सी बी को भी डिवाइड करे, देन सी इज कॉल्ड कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। क्लियर? अब जरा देखिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था जो 4 और 6 का, तो 1 भी दोनों को डिवाइड कर रहा था, 2 भी दोनों को डिवाइड कर रहा था। अब इसमें बड़ा कौन सा है ना, तो बड़ा कौन सा है? 2 है पक्का। तो दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन हो गया? 2 हो गया। लेकिन अगर दो बड़े बड़े नंबर ले लें, जैसे 2020 2024 ले लें, हम कहें बताओ इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन होगा, तो पहले तो आप ढूंढोगे कि कुल कितने इसके कॉमन डिवाइजर हैं, कुल कितने ऐसे डिजिट हैं जो 2020 और 2024 को एक साथ डिवाइड करते हैं। फिर आप उन सबको इकट्ठा करके उनमें ढूंढोगे सबसे बड़ा सा कौन सा है, तो टाइम टेकन है। तो हम लोग अभी इसी आर्टिकल के अंतर्गत डील करेंगे कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को फाइंड आउट भी कैसे किया जाए। पहले आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का डेफिनेशन देखिए। लेट ए एंड बी बी टू गिवन इंटीजर्स इन विच एट लीस्ट वन इज नॉन जीरो। ए और बी अगर दो इंटीजर हैं जिसमें से कम एक नॉन जीरो हो जाए। जब कहीं कुछ शर्त लगाए ना कि कम से कम एक नॉन जीरो हो जाए, तो इसका आप उल्टा एक बार जरा कर लो। अच्छा, दोनों जीरो हो जाए तब क्या हो जाएगा? अब जरा सोचो कि अगर आपको कोई दो नंबर कोई लेने को कह दे कि आप एक काम करो ना, दो नंबर ले लो, पहला नंबर भी जीरो ले लो और दूसरा भी नंबर जीरो ले लो, बताओ सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर इनका कौन होगा? देखिए, 1 भी इसको डिवाइड करेगा, 1 इसको भी डिवाइड करेगा। जीरो को सारे नंबर डिवाइड करते हैं, 2 भी डिवाइड करेगा, 2 इसको भी करेगा, 3 भी इसको करेगा, 3 इसको भी करेगा। ऐसे 1 लाख भी इसको डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा। 1 करोड़ भी इसको डिवाइड करेगा, इसको भी 1 करोड़ डिवाइड करेगा। 1 अरब भी इसको डिवाइड करेगा, इसको भी 1 अरब डिवाइड करेगा। ऐसे चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर ले लोगे, दोनों को पक्का डिवाइड करेगा। तो इसके कुल कितने कॉमन डिवाइजर हैं? इनफाइनाइट। अब उन सब में सबसे बड़ा सा कौन होगा? कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। इसीलिए जब दोनों जीरो है ना, तो उस केस में हम लोग कॉमन डिवाइजर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो कुछ किताब वाले बोलते हैं इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ना डिफाइन कर लिया जाए, कुछ लोग कह देते हैं चलो जीरो ही ले लेते हैं, है ना, कुछ नंबर इंडिकेट कर देते हैं, इसको जीरो से ही मान लेते हैं, जीरो ही हो जाएगा। खैर, हम लोग जो डेफिनेशन दे रहे हैं, डेफिनेशन के अंतर्गत बोल रहे हैं कि ए और बी अगर दो गिवन इंटीजर्स हैं जिसमें से कम एक नॉन जीरो हो जाए, है ना, या तो ए नॉन जीरो हो जाए या तो बी नॉन जीरो हो जाए, देन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय GCD ऑफ ए बी। इसको लिखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए कामा बी, या शॉर्ट फॉर्म में कुछ लोग जस्ट केवल ए कामा बी लिख देते हैं। और GCD इनका क्या होगा? इसका GCD हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, दो इंटीजर्स का जो GCD आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर आएगा। और कोई पॉजिटिव इंटीजर D होगा सच दैट, अब देखिए D की क्या क्या खामियां होंगी। D की जो सबसे बड़ी खासियत होगी, पहली बात, D A को भी डिवाइड करेगा, D B को भी डिवाइड करेगा। किसी भी नंबर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बनने से पहले कॉमन डिवाइजर तो बनना ही पड़ेगा। तो D A को डिवाइड करेगा और D B को डिवाइड करेगा। दूसरी बड़ी बात, किसी भी नंबर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बनने के लिए जितने कॉमन डिवाइजर है ना, उन सबका बड़ा होना पड़ेगा। तो मान लिया कि कोई दूसरा नंबर है जो A को और B को डिवाइड करता है D के सिवाय, तो पक्का ना ये जो आपका D है उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, क्योंकि किसी भी नंबर D को, किसी पॉजिटिव इंटीजर D को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तब कहेंगे जब पहली बात तो कॉमन डिवाइजर बन जाए, दोनों को डिवाइड करे। दूसरी बात, अगर कोई और कॉमन डिवाइजर उस A और B का निकल के आए ना, तो पक्का वह उससे क्या हो? बड़ा। क्लियर है बात? तो हम इस ढंग से जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के बारे में यहाँ पर बोल पाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट एम होगा, हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट कैसे करें, कैसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को कैलकुलेट करें। पहला हम कुछ रिमार्क आपको बता रहे हैं
अगर या तो ए या तो बी जीरो हो, मान लीजिए आपको किसी दो नंबर का जीसीडी निकालना है और दोनों में से कोई एक नंबर आपका जीरो हो गया, जैसे आपसे कोई कहे कि बताइए 2020 कामा जीरो का जीसीडी क्या होगा, तो हमेशा जब भी दो नंबर का जीसीडी पूछे ना और उन दोनों में से कोई एक नंबर जीरो हो तो हमेशा आंसर नॉन जीरो वाला नंबर आएगा। तो कह रहा है कि या इधर ए या तो बी जीरो हो जाए, या तो पहला या तो दूसरा, कोई भी नंबर अगर जीरो है ना तो इसका जब भी आप जीसीडी निकालोगे तो जो नॉन जीरो होगा इन दोनों में, जो जीरो नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? देखिए दोनों का अगर तुम जीसीडी ढूंढना शुरू करोगे तो 1 तो पक्का दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक, एक कॉमन डिवाइजर मिला। अब जैसे जो नॉन जीरो वाला नंबर है ये इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, और वही सबसे बड़ा होगा इन दोनों को डिवाइड करने वाला कॉमन डिवाइजर एक साथ, ठीक, इसीलिए हमेशा नॉन जीरो वाला बन जाता है। दूसरी बात, दो नंबर का जीसीडी ए और बी का हमेशा ए होगा अगर यह ए बी को डिवाइड करता होगा तो, सिमिलरली बी होगा अगर बी ए को डिवाइड करता होगा तो। इस बात को भी आप सोचिए, अगर ए और बी दो इंटीजर है ना और दोनों के दोनों जीरो नहीं है, क्लियर, तो हर दो इंटीजर के लिए पक्का जीसीडी एग्जिस्ट करेगा। दोनों के दोनों अगर नॉन जीरो है ना तो पक्का जीसीडी एग्जिस्ट करेगा। और दूसरी बात, जो जीसीडी होगा ना दो नंबर का हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। हम लोग इसको प्रूव करेंगे आगे चल के। दूसरी बात, दो नंबर का जीसीडी जो होता है ना हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, एक या एक से बड़ा होता है। क्लियर? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिदम। इसके पहले आपने जो पढ़ा है वो था डिवीजन एल्गोरिदम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिडियन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड ने इसको दिया था स्टार्टिंग में, और एल्गोरिदम का मतलब ही होता है कोई प्रोसेस, कोई स्टेप जिसके द्वारा हम किसी काम को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे जो जीसीडी है ना दो इंटीजर का ए और बी का, हम लोग दो इंटीजर की जीसीडी को डिटरमाइन करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, द प्रोसेस बाय विच वी आर एबल टू डिटरमाइन द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी which is given as follow, that process, the steps involved in the given process is known as Euclid algorithm. एल्गोरिदम मीन्स होता है हम किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए जिन स्टेप्स का, जिन प्रोसेस का यूज करते हैं ना वो एल्गोरिदम है। तो हमको क्या कहना है इसमें कि अगर दो नंबर का जीसीडी निकालना हो ना तो इसके लिए यूक्लिड ने अपना एक प्रोसेस दिया, और जो प्रोसेस दिया ना उसी को हम लोग यूक्लिड एल्गोरिदम कहते हैं। तो एग्जाम में आएगा प्रूफ यूक्लिड्स एल्गोरिदम, तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले कि यूक्लिड एल्गोरिदम होता क्या है? द जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी कैन बी डिटरमाइंड बाय अ प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज यूक्लिड एल्गोरिदम विच इज एज फॉलोज। देखिए, मान लिया कि आपके पास दो इंटीजर्स, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं ए और बी, लेट ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव। हमने पहले दोनों को पॉजिटिव लिया, आप निगेटिव भी ले लो तो भी बन जाएगा, है ना। तो हम पॉजिटिव पे लेकर के चलेंगे और ऑलरेडी जो वहाँ पे बन जाएगा। निगेटिव लेने के केस में आपको करना क्या होगा ना, जब आप पॉजिटिव यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पे हम डिवाइड कर पाएंगे, डिवीजन एल्गोरिदम लगा पाएंगे। निगेटिव के केस में आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम थ्योरम उसके लिए भी वैलिड हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जरा सा देखिए, जब हमने यहाँ पर जीसीडी का डेफिनेशन दिया है तो हमने यहाँ पे क्या लिया है? ए और बी दो इंटीजर्स, और इसकी जीसीडी को हमने कहा है कि आप ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड करता हो, साथ में वही सबसे बड़ा डिवाइजर हो, कोई और डिवाइड करता हो तो उससे छोटा ही हो या उसी के बराबर हो। क्लियर? तो हमको यही काम करना है और इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम अपना एल्गोरिदम देने जा रहे हैं। तो इस एल्गोरिदम को देखिए, अगर ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है तो विदाउट लॉस ऑफ एनी जेनरेटी या तो ए बी से बड़ा होगा या तो बी ए से बड़ा होगा, और दोनों डिस्टिंक्ट है तो हमेशा अलग अलग होंगे, है ना। तो हमने विदाउट लॉस ऑफ एनी जेनरेटी WLG सपोज कर लिया कि ये बी से बड़ा है, आप बी को ए से बड़ा ले लो, है ना। जो बड़ा लेंगे
उसी को डिवाइड करेंगे छोटे वाले से। अब देखिए जरा, आप डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करिए। अगर आप ए को बी से डिवाइड करो ना, तो मान लो q टाइम्स या q1 टाइम्स आपका कोसेंट बचता है और r1 आपको रिमाइंडर बचता है। तो आप a को कैसा लिख पाओगे, b q1 प्लस r1। रिमाइंडर क्या होगा, जिससे आप डिवाइड करो उससे स्ट्रिक्टली कम होगा, और जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। क्लियर है पूरी बात। ये स्टेप हमने कैसे लिखा, बाई डिवीजन एल्गोरिदम। अब एक काम फिर करिए आप, ये जो R1 है ना, R1 किससे छोटा आया, B से छोटा आया। क्लियर है पूरी बात। जीरो हो गया तब तो मामला ही खत्म। लेकिन अगर यहाँ B से छोटा आ गया तो R1 से B में दोबारा जो है डिवाइड करिए, किसके द्वारा, R1 के द्वारा। और मान लीजिए आपको रिमाइंडर बचेगा R2 और कोसेंट बचेगा Q2। तो दोबारा डिवीजन एल्गोरिदम लगाइए, आप क्या लिख पाएंगे, अगेन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स Q2 एंड R2 सच दैट। ये कब मिलेगा, जब आप B को डिवाइड करोगे किससे, R1 से। तो सपोज कर लिया क्या मिल रहा है आपको, Q2 और R2 मिल रहा है, और सपोज कर लिया आपको ये स्ट्रिक मिल गई। क्लियर है पूरी बात। आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, R1 से। किसको डिवाइड कर रहे हैं, B को डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है पूरी बात। तो B को लिख दिया क्या, R1 इंटू Q2, और सपोज कर लिया ऊपर की रिमाइंडर क्या बचा था, R2। तो जो रिमाइंडर बचेगा ना, वो किससे छोटा होगा, आप जिससे भाग देते हो उससे छोटा होगा। तो R1 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर इससे क्या होगा, स्ट्रिक्टली छोटा होगा। क्लियर है पूरी बात। चलिए इस तरीके से अगेन क्या करिए ना, अब यहाँ देखिए R2 किससे छोटा है, R1 से। दोबारा डिवाइड करिए, फिर डिवीजन एल्गोरिदम लगाइए, फिर ऐसे स्टेप आएगा, फिर डिवाइड करिए, फिर डिवीजन एल्गोरिदम लगाइए। हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाए ना, तो कंटिन्यू करते करते मान लिया कि ऐसे हम लोग यहाँ पर लिखे Rn-2। यहाँ देखो R1 लिखा है तो यहाँ R2 लिखा है, मतलब इससे एक जस्ट बड़ा है। तो n-2 है तो इससे एक बड़ा n-1 कर लीजिए। यहाँ R3 है ना, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, मतलब 2 बड़ा है। n-2 है तो आप यहाँ पे n कर लीजिए। ठीक है, आप इसी को देखते हुए ऐसा लिख पाएंगे। तो Rn-2 इक्वल टू Rn-1 Qn प्लस Rn। सपोज कर लिए कि जब आप ऐसे डिवाइड करते हुए चल रहे हो ना, तो चलते चलते कोई एक स्टेप जरूर आएगा कि आपका ये जो लास्ट वाला रिमाइंडर आ रहा है ना, जरूर जीरो बनेगा। तो मान लो nth स्टेप पे जीरो बन गया, किसी स्टेप पे तो बनेगा ही बनेगा। तो सपोज कर लिया कि Rn क्या है आपका, जीरो है। आगे चलते चलते बनेगा ना। क्लियर। अब देखिए जिस समय Rn जीरो आ रहा है ना, यहाँ पर हम यहाँ पे जो Qn लिख रखे हैं, Qn कोसेंट, हम कोसेंट की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी लिए हैं, वेयर Qn ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। जब कहीं कुछ कहा जाना है ऐसा ले रहे हैं तो इसका उल्टा ले लो। अच्छा 2 से छोटा हो जाए तब क्या दिक्कत है, बात समझिएगा। कोसेंट इंटीजर होता है पॉजिटिव, यहाँ पे मान लीजिए कोसेंट आपका इंटीजर है। अच्छा हम कहें कि 2 से छोटा हो जाए तो क्या दिक्कत है, तो आप यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पे ये तो पॉजिटिव नंबर है ना, ये निगेटिव हो नहीं सकता। अब 2 से छोटा अगर हो जाएगा तो 1 ही होने का चांस है, तब ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको दोनों को क्या ले रहे हैं, डिफरेंट लेने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, Qn ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेकर चल रहे हैं कि हमारा ये जो है इससे बड़ा है। तो हमने सपोज कर लिया कि nth स्टेप पे क्या बन गया, जीरो बन गया, रिमाइंडर आपका जीरो आ गया। ठीक। दूसरी बात देखिए, इसमें इक्वलिट के द्वारा हो क्या रहा है, लगातार रिमाइंडर छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। R3 और छोटा है, R4 और छोटा, R5 और छोटा है, Rn और छोटा है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये जो था पहला वाला वो सबसे बड़ा था, फिर B उससे छोटा हुआ, फिर R1 से डिवाइड, यहाँ पे R1 छोटा हुआ B से, फिर उससे छोटा R2 हुआ, ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा। अगर आप इसको एक सीक्वेंस बना दो ना, सीक्वेंस, तो सीक्वेंस का आपका पहला टर्म क्या बनेगा, आपका सीक्वेंस का पहला टर्म बन जाएगा A, है ना, A। दूसरा टर्म क्या बनेगा B, तीसरा क्या बनेगा R1, R2 डॉट डॉट सो ऑन ऐसे। सबसे खास बात ये जो सीक्वेंस बन रहा है ना, ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और लगातार घटता जा रहा है, सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो ये आप देखिए ध्यान से ना, ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स का सीक्वेंस है और लगातार क्या कर रहा है, लगातार घटता जा रहा है। तो पक्का चलते चलते एक बार कहाँ पहुँचेगा, जीरो पे पहुँचेगा, कन्वर्ज कर जाएगा। सो हम लोग Rn को यहाँ पे जीरो ले रहे हैं। यह इस बात को फॉलो कर रहा है कि जो ये सीक्वेंस है धीरे धीरे घटते घटते जीरो पे पहुँचेगा ही पहुँचेगा।
वैसे ही देखो R3 छोटा है, उससे छोटा R4 है, R5 है, तो चलते चलते पक्का एक बार कहाँ पहुँचेगा, 0 पे पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो हम लोग R1 को क्या ले लिए, 0 यहाँ पर ले लिए। कभी ना कभी होगा ही किसी न किसी इंटीजर n के लिए, इसीलिए हमने फार सम लिखा है। फार सम फार ऑल में अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। द प्रोसेस एंड एट दिस स्टेज। अब जब ये रिमाइंडर 0 बना ना, तो यही अपने प्रोसेस को आप स्टॉप कर दीजिए। ठीक, जो आपको तमाम सारे इक्वेशन बने हैं 1 से लेकर के 4 तक, आप देख पा रहे हैं, या 1 बना है, 2 बना है, ठीक है, 3 बना है, 4 बना है। तो जितने आपको दिख रहे हैं ना इक्वेशन 1 से 4 तक, जीसीडी निकालने के तरीके हैं, और जो स्टेप इन्वॉल्व हुए हैं ना, इसी को हम लोग इक्वलिट एल्गोरिदम कहते हैं। क्लियर पूरी बात। अब देखिए हमारा एम क्या है, 2 नंबर का जीसीडी निकालना। ऐसे चलते चलते एक बार आपका रिमाइंडर 0 बना, इसके जस्ट पहले वाला रिमाइंडर क्या रहा होगा, Rn-1, वो तो 0 रहा नहीं होगा। तो जो लास्ट नॉन वैनिशिंग रिमाइंडर होता है ना, मतलब जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा है उसके जस्ट पहले वाला तो 0 हुआ नहीं होगा। तो जो लास्ट नॉन वैनिशिंग रिमाइंडर होता है उसी को जीसीडी कहते हैं। किसका, हम जिस नंबर के साथ शुरुआत किए ए और बी का, तो ए और बी के साथ ऐसे तोड़ते चलेंगे, और जो लास्ट नॉन वैनिशिंग रिमाइंडर आएगा ना आपका, लास्ट नॉन वैनिशिंग रिमाइंडर, वही जीसीडी होगा। जैसे Rn-1 क्या है, यही अंतिम वाले स्टेप में है जो 0 नहीं बना है, उसके बाद तो रिमाइंडर 0 बन गया है, तो Rn-1 आपका क्या होगा, जीसीडी होगा। हम इस बात को प्रूव कर दें। नाउ वी शैल शो दैट जो जीसीडी होगा ए और बी का ना, वो क्या होगा, Rn-1 होगा। अब देखिए यहाँ तक तो आपका इक्वलिट एल्गोरिदम हो गया। यहाँ से आप पूरा लिख देंगे कि जीसीडी ये मिलेगा भी, अगर नहीं भी इसको अलग से पूछेगा प्रूव करने के लिए तो भी, या अलग से भी एक थ्योरम बना सकता है, प्रूव दैट द जीसीडी ऑफ 2 नंबर ए एंड बी विल बी द लास्ट नॉन वैनिशिंग रिमाइंडर। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखिए कैसे हम प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिए। किसी भी नंबर को जीसीडी बनने के लिए पहले इस नंबर को कॉमन डिवाइजर बनना पड़ता है उन 2 नंबर का। क्लियर। अगर Rn-1 कह रहा है कि हम जीसीडी हैं ए और बी के, तो पक्का ये क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा। दूसरी बात, अगर ये कह रहा है कि हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ना, तो अब कोई भी नंबर अगर ए और बी को डिवाइड करता होगा तो पक्का वो किससे छोटा होगा, Rn-1 से छोटा होगा। और दूसरी बात, Rn-1 से तो छोटा होगा ही होगा, Rn-1 को वो नंबर क्या कर देगा, डिवाइड भी कर देगा। क्लियर है पूरी बात, उसको डिवाइड भी कर देगा। यहाँ पे एक जो डेफिनेशन लिखा है ना, यहाँ पे आई थिंक टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो जीसीडी है, हाँ, सी डी से छोटा है, साथ में सी डी को डिवाइड भी करता है। ठीक है पूरी बात, इसको डिवाइड भी करता है। यहाँ पे आप बना लीजिएगा कि इसको डिवाइड भी कर देगा। तो वो उसको क्या कर देगा, वहां पे डिवाइड भी कर देगा। चलिए यहां पर देखिए, अब तो हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। अब हम लोग शो करने जा रहे हैं कि Rn-1 क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। इक्वेशन नंबर 4 से आप देखिए, ये इक्वेशन नंबर 4 आपको दिख रहा है, जहां Rn 0 है, आप यहाँ पे 0 कर दिए, तो आपको क्या मिलेगा, Rn-2 इक्वल टू Rn-1 इंटू Qn मिलेगा। ठीक है पूरी बात, तो आपको ये मिल गया। अब यहाँ से देखिए जरा, ये तो क्लियर है ना, दिख रहा है कि Rn-2 2 फैक्टर में है और रिमाइंडर 0 है, तो पक्का ये जो है इसको डिवाइड कर रहा है। अगर आप इसको ऐसे लिख दीजिए ना नीचे, इसके डिवाइड करके, तो इक्वल टू क्या आएगा, Qn, मतलब इसका Qn टाइम्स टेबल पढ़ने पर आंसर इतना आ जा रहा है। मतलब ये जो है इसको क्या कर रहा है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। डिविजिबिलिटी हमने पहले आर्टिकल में पढ़ाया हुआ है कल के लेक्चर में। अगेन देखिए, ये इसको डिवाइड कर दिया Rn-2 को। हमारा एम है क्या, हमारा एम है कि Rn-1 बनना चाहता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो पहले आप इसको कॉमन डिवाइजर बनाना चाहते हो, किसका, ए और बी का। तो देखिए Rn-1 को कॉमन डिवाइजर बनाने के लिए पहले तो इसको डिवाइड कर दिया। अगेन
आर एन माइनस थ्री जो है ना, एन माइनस थ्री, आप यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर ये n माइनस टू है, अगर n माइनस थ्री लिखना हो तो यहाँ क्या लिखोगे, n माइनस टू लिखोगे, ठीक है। और बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप लिखिए, तो आप क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, आर एन माइनस टू क्यू एन प्लस आर एन माइनस वन। क्लियर पूरी बात, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ऐसा बनाएंगे यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से जरा, यहाँ पर आप यहाँ पे एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपका n माइनस वन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका n माइनस वन रहेगा, इसको आप लोग बना लीजिए, बना दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे q के साथ यहाँ पे n माइनस वन रहेगा, क्योंकि n माइनस थ्री को आप तोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे n माइनस वन बनना जरूरी है। तो यहाँ पे n माइनस वन कर देते हैं, ठीक। अब यह ठीक हो गया आपका, तो आर एन माइनस वन यहाँ पे रहेगा। क्लियर, क्यों ऐसा रहेगा, आप यहाँ पे देखिए, जब n माइनस टू है तो आर एन माइनस वन है, क्यू एन है ना, वन है तो थ्री है, इससे दो बड़ा है ना, n माइनस टू है तो यहाँ पे क्या लिखा है, n लिखा है, दो बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए जस्ट जब आप n माइनस थ्री लिख रहे हैं तो इससे दो बड़ा कौन होगा, n माइनस वन होगा। अब ठीक है, लिखा हुआ। क्लियर पूरी बात। अब यहाँ पर देखो, आर एन माइनस टू की वैल्यू कितने के बराबर है, आर एन माइनस वन इंटू क्यू एन के, तो यहाँ पे आर एन माइनस टू की जगह पे आर एन माइनस वन इंटू आप क्यू एन पुट कर दीजिए यहाँ से। क्लियर, और बाकी इसको ऐसे रहने दीजिए। दोनों में कॉमन कौन होगा, आर एन माइनस वन कॉमन होगा, कॉमन ले लिया, ये बचा अंदर। अब देखिए, ये कोई इंटीजर है, ये भी कोई इंटीजर है, क्यू एन माइनस वन भी, दोनों का मल्टीपल भी इंटीजर होगा, एक जोड़ोगे तो भी पूरा ना पूरा कोई एक इंटीजर होगा ही होगा, पक्का। अब देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकला कि आर एन माइनस वन इसको भी डिवाइड करता है, क्योंकि इसी के बराबर है। क्लियर पूरी बात। ऐसे आप स्टेप वाइज चलते जाएंगे ना बैक साइड में, मतलब आप ऐसे बैक में जाएंगे तो फिर क्या होगा, आर एन माइनस वन आर वन को डिवाइड करेगा, फिर ऐसे बैक जाते जाते लास्ट टाइम में आप पहुंच जाओगे ना कि वो डिवाइड कर रहा है किसको, वो आप ऐसे बैक जब चलते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो डिवाइड कर रहा है, जो हमने पहला स्टेप इसका लिख रखा था, इसको ए और बी को डिवाइड कर रहा है, फिर आप ऐसे पहुंच जाएंगे करते करते। क्लियर है, ए और बी को डिवाइड करेगा। तो हम लोग कंटिन्यूइंग इन दिस प्रोसेस बैक स्टेप में ऐसे अगर चलते जाएं तो ऐसे चलते चलते कहाँ पहुंच जाएंगे, ए और बी को डिवाइड करेगा, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए। तो इससे आपको क्या फायदा मिला, इससे आपने दिखा दिया कि आर एन माइनस वन जो होगा वो ए और बी का कॉमन डिवाइजर होगा। यहाँ तक किसी को शायद कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद देखिए फर्दर, सपोज कर लिया कि सी डिवाइड कर रहा है ए और बी को, हमको क्या दिखाना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कैसे दिखाया जाता है, अगर कोई और नंबर है जो ए और बी का कॉमन डिवाइजर है तो हम दिखाएंगे कि ये जो नंबर है ना वो डी से छोटा होगा या डी के बराबर होगा। दूसरी बात, ये नंबर डी को डिवाइड करेगा। क्लियर पूरी बात। देखिए सॉरी, हम लोग क्या जा रहे हैं शो करने कि आपका जो आर एन माइनस वन है ना, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बनने जा रहा है। तो सपोज कर लो कि सी कोई और कॉमन डिवाइजर है ए और बी का, ठीक। अब देखिए आपने ए को क्या लिखा है इक्वेशन नंबर वन में, बी क्यू वन प्लस आर वन लिखा है इक्वेशन नंबर वन में, आप ऐसे लिख दीजिए। आप क्या मान के चल रहे हैं, सी डिवाइड कर रहा है किसको, ए को और बी को, मतलब ए को भी सी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। क्लियर है पूरी बात। देखिए अगर सी ए को डिवाइड कर रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड को इस इक्वेशन के, तो पक्का सी क्या करेगा, राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगा। ये तो बात तय है। अगर लेफ्ट हैंड साइड को सी डिवाइड कर रहा है, सी ए को डिवाइड करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा कि सी राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए पहले टर्म को तो डिवाइड कर ही रहा है, क्योंकि बी को डिवाइड कर रहा है ना सी यहाँ से, तो पहले टर्म को कर रहा है तो पक्का दूसरे टर्म को करेगा, तभी तो पूरे टर्म को एक साथ कर पाएगा। इसीलिए यहाँ से निष्कर्ष निकला कि सी जो है ना वो किसको डिवाइड कर रहा है, R1 को, और B को तो कर ही रहा था। तो यहाँ से आपने फॉलो किया या निष्कर्ष निकाला, कंक्लूड किया कि C, B और R1 दोनों को डिवाइड कर रहा है। फिर देखिए इक्वेशन नंबर 2 को आप देखिएगा,
तो उसमें लिखा होगा B इक्वल टू R1 Q2 प्लस R2। अभी आपने कहा कि C किसको डिवाइड कर रहा है, B को और R1 को, तो लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है ना B को, और इसके पहले टर्म को भी डिवाइड कर रहा है R1 को डिवाइड करने की वजह से, इसीलिए गारंटी R2 को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है तो पक्का वो नंबर राइट हैंड साइड को पूरा का पूरा डिवाइड करेगा। पहले टर्म को डिवाइड कर ही रहा है, दूसरे को भी करना ही पड़ेगा। इस तरह से आपने फॉलो किया और बता दिया कि जो C है ना वो आपका B को डिवाइड कर रहा था और R1 को कर रहा था, और निष्कर्ष क्या निकला, R2 को भी करेगा। तो इससे आपने फॉलो किया कि C किसको डिवाइड कर रहा है, R1 और R2 को। ऐसे फिर आप इक्वेशन नंबर 3 लिखिए। ऐसे लगातार आप बढ़ते जाइए, चलते चलते लास्ट वाले स्टेप पे आप आएंगे ना तो दिखा देंगे C किसको डिवाइड करेगा, Rn-1 को भी डिवाइड करेगा। आप इसी तरीके से अगर आप फॉलो करते जाएं तो लगातार चलते चलते आप ये दिखा नहीं देंगे कि इसको भी डिवाइड कर देगा, क्योंकि आपने दिखाया R2 को कर गया, फिर R3 को कर गया, फिर R4 को दिखाएंगे। ऐसी इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते करते आप इसको भी दिखा पाएंगे। क्लियर है पूरी बात? तो ये इसको भी डिवाइड कर देगा पक्का। चलिए अब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो Rn-1 था वो कॉमन डिवाइजर तो था ही था, कोई दूसरा हमने C कॉमन डिवाइजर A और B का माना ना, तो वो कॉमन डिवाइजर Rn-1 को खुद डिवाइड कर रहा है, मतलब वो उससे छोटा भी है और इसको खुद डिवाइड कर रहा है। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि आपका जो Rn-1 है ना यही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, क्योंकि अगर और कोई कॉमन डिवाइजर हमने किसी नंबर C को सपोज किया, चाहे आप कोई भी नंबर सपोज करोगे तो वो नंबर किसको डिवाइड करने लगेगा, Rn-1 को, मतलब यही क्या है, सबसे बड़ा वाला है। इससे ये फॉलो हो गया कि Rn-1 GCD है किसका, A और B का। इस तरह से GCD इसका क्या बन गया, Rn-1 बन गया। क्लियर है पूरी बात? तो आपने इस तरह से यूक्लिडियन एल्गोरिथम को देखा। कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप में पूछेंगे, हम इसको दोबारा समझाएंगे। ओके, थैंक्स क्लास। इतनी आप लोग देखिए, इसको पढ़िए, फिर जो भी डाउट हो आप लोग पूछिए नेक्स्ट क्लास में, और जो भी आपका डाउट होगा हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर देंगे। ज़रूर कुछ जगहों पे डाउट होगा इसमें।